हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की क्लास के अंदर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक रहने वाला है कॉची सीक्वेंसेस। ठीक है, कॉची सीक्वेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है बस उसी के आगे का पार्ट है। जैसे कि आप लोगों ने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, और अच्छे से अगर आप लोगों ने डेफिनेशंस को यहाँ पर लर्न किया है और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो बस लास्ट में अब दो ही टॉपिक बचते हैं, कॉची सीक्वेंस, जो कि आसानी से हो जाएगा। ये भी बाय डेफिनेशन ही आपको इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक बिल्कुल लास्ट में टॉपिक रहता है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कवर कराएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने कोई भी प्रीवियस क्लास हमारी मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि आप वो क्लासेस देखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सारी क्लासेस 1 बाय 1 वॉच कर लें, ठीक है। साथ ही साथ हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट की है, और जिसमें आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से क्या होता है, बहुत सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट आपके हैं वो सारे के सारे कवर भी हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे आपका सेशनल एग्जाम है तो सेशनल एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ईयर वाइज पेपर जो पहले होता था, ईयर वाइज पेपर में तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 5 आते थे, वो हमारा कंफर्म रहता था। अभी क्या सेमेस्टर एग्जाम जैसे रोहिलखंडी यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो अभी तक क्या चल रहा था, ऑड और इवन सेमेस्टर वाले पैटर्न में क्या था, इवन सेमेस्टर में जितने भी पेपर आते थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वाले ही आते थे, ठीक है। तो वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे जितना भी आपने पढ़ा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे कि आपने देखा आंसर आ गया, नहीं, क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आंसर को पिक कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको थ्योरेटिकली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उससे आपके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है, आपका एक यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें हेल्प मिलेगी। दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देंगे बीएससी के बाद एमएससी के लिए, ठीक है, या फिर आप आईआईटी जैम का एग्जाम देने जा रहे हैं, गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर सीएसआईआर नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन, जिनको एमएसक्यू भी बोलते हैं, अगर वो आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ा ऑड लगेगा जाकर के एकदम से जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है। टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें बीएससी मैथ्स के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और आपका जो इस सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक है सीक्वेंसेस सीरीज के नाम से, वहाँ पर हमारी क्लासेस अभी हमने ली थी, वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स होंगे उन पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी एमसीक्यू सीरीज के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे, बट अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, हमने अलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया था। डाइवर्जेंट, हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उनका सम, ऐड, मतलब एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस में कुछ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग को मैंने एक रिजल्ट बताया था, अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक एसन सीक्वेंस है जो कि हमारे पास प्लस इन्फिनिटी पे कर रही है यहाँ पर डाइवर्ज, ठीक है। एक दूसरी हमारे पास सीक्वेंस है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tn, ये भी हमारे पास कहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। तो इनका जो सम होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने आपको क्या बताया था, इनका जो सम होगा Sn प्लस Tn, ये भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी पे हमारे पास डाइवर्ज करता है, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी पे अगर दो सीक्वेंसेस इंडिविजुअली हमारे पास डाइवर्ज कर रही हैं तो उनका जो समेशन होगा वो भी डाइवर्ज करेगा, और उनका जो हमारे पास क्या होता है, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी डाइवर्ज करेगा, और उनका जो कोशेंट है वो भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे ही। कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे। बट अगर हमारे पास केवल और केवल दे रखा है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, इफ Sn एंड Tn आर टू डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस,
डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। हमारे पास दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। अब डाइवर्जेंट में प्लस इन्फिनिटी को भी डाइवर्ज कर सकता है, माइनस इन्फिनिटी को। बस इतना है हमारे पास कि दो सीक्वेंसेस हमारे पास अगर डाइवर्जेंट हैं देन, तब इस केस में क्या होगा तो इस केस में जो हमारे पास केवल और केवल एक ही चीज़ होती जो डाइवर्ज करेगी, देन तो इनका जो प्रोडक्ट होगा Sn इंटू Tn इज डाइवर्जेंट। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डाइवर्जेंट होता है हमेशा। बट पहली चीज़ क्या है, इनका जो सम होगा, दूसरी चीज़ क्या है, इनका जो डिफरेंस होगा Sn माइनस Tn, तीसरी चीज़ क्या है, इनका जो कोशेंट है Sn अपॉन Tn नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नीड नॉट बी डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हम देंगे आपको, ज़रूरी क्यों नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास सम के लिए ले लेते हैं। इस वाले के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल। सपोज दैट एक सीक्वेंस n है और दूसरी सीक्वेंस हमारे पास -n है। ये हमारे पास डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, ये डाइवर्ज कर रही है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। इनका जब हम सम ले लेंगे, ठीक है, इनका सम ले लीजिए तो ये हो जाएगा n प्लस माइनस का n। तो ये कहाँ पे डाइवर्ज करेगा हमारे पास, ये कन्वर्ज कर जाएगा और ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगी जीरो सीक्वेंस। कैसी बन जाएगी, एक जीरो सीक्वेंस बन जाएगी जो कि हमारे पास कन्वर्ज करेगी जीरो पे। तो ये एक हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गए, ठीक है। तो दो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का सम हमारे पास कन्वर्जेंट आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए सपोज दैट n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, ठीक, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक। और दूसरी सीक्वेंस हमने ले ली एंड n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n। अब यहाँ पे अगर आप n को कॉमन ले लें, नीचे से भी n को कॉमन ले लें, n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा n प्लस 1 अपॉन n। और n प्लस 1 अपॉन n में जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा, आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। ये भी हमारे पास प्लस इन्फिनिटी को ही हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी में, चाहे आप जीरो ऐड करें या जीरो सब्ट्रैक्ट करें, बात रही वही रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस की बात करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n माइनस का n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। और इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो एलसीएम n हो जाएगा। तो n एलसीएम हो जाएगा तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास n, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन n। अब ये 2 अपॉन n में जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी, ये जीरो पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास कन्वर्जेंट हो गई। तो दो सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट है, उनका हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोशेंट में भी देख लीजिए, कोशेंट भी आसान है। कोशेंट में क्या है, सपोज दैट हमारे पास यही वाली दो सीक्वेंसेस हैं। अब इनका कोशेंट ले लीजिए तो n अपॉन माइनस का n लेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 सीक्वेंस बन जाएगी जो कि हमारे पास कहाँ कन्वर्ज करेगी, -1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये भी क्या आ रही है हमारे पास, कन्वर्जेंट आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए या फिर इन दोनों सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट हमेशा डाइवर्जेंट होगा। बस तीन चीज़ें डाइवर्जेंट हो भी सकती, नहीं भी। तो कौन कौन सी, समीशन, डिफरेंस और कोशेंट, तीन चीज़ें नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंट। ये तो हमारे पास क्या हो गया, पहला रिजल्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर तीसरे रिजल्ट पे। तीसरा यहाँ पे इसका कन्वर्स पार्ट बोल रहा है। कन्वर्स पार्ट में क्या बोल रहा है, कन्वर्स पार्ट देखिए क्या है यहाँ पर। अगर हमारे पास इफ an सीक्वेंस कौन सी है, Sn प्लस Tn। अब ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, डाइवर्जेंट है। और दूसरी सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, Sn इंटू Tn। ये भी हमारे पास कैसी है, ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब अगर
सम, दो सीक्वेंसेस का सम डाइवर्जेंट है तो क्या इंडिविजुअली हमारे पास डाइवर्जेंट होंगी? तो इंडिविजुअली भी ये नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN TN एंड SN नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंट, नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंट। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट अगर डाइवर्जेंट आ रहा है तो दो सीक्वेंसेस अलग अलग इंडिविजुअली हमारे पास डाइवर्जेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं। SN एंड TN नीड नॉट टू बी डाइवर्जेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पर सम वाले की, तो सम के लिए सपोज दैट हमने एग्जांपल ले लिया, एक SN सीक्वेंस है। SN सीक्वेंस कैसी है हमारे पास, SN सीक्वेंस हमने n ले लिया, ठीक है, या फिर -n ले लिया, ठीक है, -n ले लिया। और जो TN सीक्वेंस है, TN सीक्वेंस हमने कोई भी k नंबर ले लिया, ठीक है, वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई भी k पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया, नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अब इनका जो सम है, इनका सम देख लीजिए, SN प्लस TN। तो SN प्लस TN की बात जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये k माइनस n आ जाएगा, ठीक है। n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास -∞ पे डाइवर्ज करेगा, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गया। तो सम हमारे पास डाइवर्जेंट है, लेकिन ये वाली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और ये वाली हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो दोनों सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट ही हो। तो यहाँ पर ये देखिए कन्वर्जेंट आ रही है, ये एक डाइवर्जेंट आ रही है, ठीक है। तो अगर सम डाइवर्जेंट है तो इनका इंडिविजुअल्स जो सीक्वेंसेस हैं वो डाइवर्जेंट कोई ज़रूरी नहीं हो, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाले के लिए देख लीजिए, प्रोडक्ट वाले के लिए काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है। एक हमने n² ले लिया, एक हमने 1/n ले लिया। ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये 0 पे कन्वर्ज कर दी, ये इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर दी। अब देखिए अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें n² × 1/n, तो ये आ जाएगा हमारे पास n। तो ये कैसी है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो दो सीक्वेंसेस का जो प्रोडक्ट अगर हमारे पास डाइवर्जेंट आ रहा है, लेकिन दोनों सीक्वेंसेस डाइवर्जेंट नहीं है, तो अगर प्रोडक्ट डाइवर्जेंट है तब भी हमारे पास SN TN जरूरी नहीं कि वो हमारे पास कैसी हो, डाइवर्जेंट हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास डाइवर्जेंस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं कॉची सीक्वेंसेस, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिमिलर है। आप लोगों ने जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी, लिमिट के बाद आप लोगों ने कन्वर्जेंट की पढ़ी, क्योंकि कन्वर्जेंट में क्या होता है, बस लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए वही लिमिट वाली डेफिनेशन लग जाती है। तो लिमिट और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के सिमिलर ही बिल्कुल हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है कॉची सीक्वेंस की, ठीक है। अब जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, SN कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है तो वो अगर L को कन्वर्ज कर रही है, लिमिट किस पे, L पे कन्वर्ज कर रही है, तो मॉडुलस ऑफ SN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है कोई, ठीक है। तो SN माइनस L का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। वहाँ पर एक हमको m पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन होती है, तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए, कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस SN is said to be Cauchy sequence if for any, यहाँ पर भी एक एप्सिलॉन लेंगे हम, for any एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक m हमारे पास नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, सच दैट यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास,
ये हो जाएगी हमारे पास Sn माइनस एल होता था, यहाँ पर Sn माइनस Sm हो जाएगा। बस यहाँ पर L की जगह कोई टर्म ले लेंगे जो कि हमारे पास बहुत ही क्लोज होगी टर्म। Sn के क्लोज में कोई m टर्म है, ठीक है, दोनों पास पास की टर्म्स हैं दो, Sn माइनस m। तो इनका जो डिफरेंस होगा उसका जो मॉडुलस लेंगे वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक, तो पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, मॉड ऑफ Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, और ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ Sn प्लस p कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी pth टर्म ले लीजिए, तो Sn प्लस p और माइनस Sn ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड p हमारे पास कैसा है, p भी एक पॉजिटिव नंबर है। और एक और तीसरी डेफिनेशन होती है इसी की, थर्ड में लिख लीजिए, Sn की जगह m कर दीजिए, Sm प्लस p माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और नंबर 4 में क्या लिख सकते हैं इसी को बिल्कुल, Sp माइनस Sq लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल p कॉमा q। हमारे पास जो भी p और q आ रहे हैं, ठीक है, p और q हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर Sp एंड Sq आर आर्बिट्रेरी, ठीक है, Sp एंड Sq आर आर्बिट्रेरी क्लोज टुगेदर, क्लोज, ठीक है। ये Sp और Sq जो दो टर्म्स हैं ये हमारे पास आपस में बहुत ही क्लोज होंगी फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ p एंड q, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ p एंड q। p और q की जितनी लार्ज वैल्यू होगी उतने ही Sp और Sq टर्म्स हमारे पास में होंगी, यानी कि p और q की वैल्यू बढ़ेगी तो Sp और Sq की डिस्टेंस घटेगी, और जितनी ही डिस्टेंस घटेगी उतना ही हमारे पास क्या होगा, एक लिमिट हमको मिल जाएगी, उतने ही चांस हो जाएंगे हमारे पास लिमिट मिलने के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये चारों डेफिनेशन में आप कोई भी लगा लीजिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप क्वेश्चन प्रूव करने जाएंगे तो ये जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन आपको दिख रही है, ठीक है, इसी का आपको यूज करना है। अब क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ दिया जाए तो घबराना नहीं है कि ये P कहाँ से आ गया, Q कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने क्या किया, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवा दी हैं जिस तरीके से कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको फॉर्म की जा सकती है। अब यहाँ पे एक थ्योरम आती है इम्पॉर्टेंट। अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, कन्वर्जेंट और कॉची सीक्वेंस में। कन्वर्जेंट में क्या होता था, जहाँ पर हमने लिया है Sn माइनस Sm, वहाँ पर क्या लेते थे, Sn माइनस L लेते थे, वहाँ पे लिमिट होता था डायरेक्ट हमारे पास, लिमिट की जगह यहाँ पर कोई भी टर्म ले लिया। तो ये बिल्कुल सिमिलर ही तो डेफिनेशन है। तो ये क्या कहता है, यहाँ पर एक थ्योरम आती है जिसका नाम होता है कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, ठीक है, इसका एक क्राइटेरिया होता है कि हमारे पास कोई भी कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगी अगर ये कॉची है, या फिर उल्टा कह सकते हैं, अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कॉची होगी। दोनों का आपस में चलता रहता है, मिलना जुलना। ठीक है, तो कॉची है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो कॉची है, इसीलिए इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम होती है, इस थ्योरम को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये थ्योरम जो है आपकी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में आई भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये थ्योरम पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। जो थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, स्पेशली रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारी थ्योरम हम यहाँ पे प्रूव करा रहे हैं। बाकी जिनमें ऐसा है कि केवल स्टेटमेंट लिखने से, याद करने से काम चल जाएगा, तो फिर उनका थ्योरम काम प्रूफ यहाँ पर नहीं, केवल थ्योरम के स्टेटमेंट ही बता देंगे। ठीक है,
बट ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है हमारे पास? कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? अ सीक्वेंस कन्वर्जेस, कन्वर्जेस का मतलब कन्वर्जेंट। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो कॉची। तो इफ एंड ओनली इफ जब भी किसी थ्योरम में आ जाए, वहां पर आपको दो पार्ट प्रूव करने होते हैं। एक होता है नेसेसरी कंडीशन, एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, या फिर आप स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, फिर उसका आप कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली भी आपको यहाँ पर थ्योरम को प्रूव करना होता है, इसलिए इसमें दो पार्ट होते हैं हमेशा। तो देखिए इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कोई भी कन्वर्जेंट है तो प्रूव करेंगे कॉची, फिर कन्वर्स में क्या प्रूव करेंगे? कॉची है तो कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस से वी हैव a convergent sequence Sn, then we have to prove that Sn is Cauchy sequence, that Sn is Cauchy। ठीक, तो कॉची हमको प्रूव करना है। अब हमारे पास Sn कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे। फॉर एनी नाउ, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या कंडीशन होती है? मॉड ऑफ, ये हो जाएगा Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास इसको एप्सिलॉन की जगह ε/2 ले लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा हमने क्यों लिया है। आल्सो m के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा अगर कोई mth टर्म ले लें हम, Sm-L। ठीक है, तो Sm-L भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ε/2 हो जाएगा फॉर ऑल m की सारी वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब कॉची सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? टू प्रूव हमको प्रूव करना है Sn-Sm लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो आ जाइए यहाँ पर टेकिंग, तो हम LHS लेकर के चलेंगे ये वाला पार्ट, टेकिंग Sn-Sm, ये क्या आ जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है हमको। तो Sn की जगह हम लिख सकते हैं Sn-L प्लस L लिख सकते हैं, माइनस का Sm लिख दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पर Sn-L को साथ में ले लीजिए, Sn-L। ठीक है, Sn-L को हमने साथ में ले लिया और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, फिर ये हो जाएगा हमारे पास Sm-L। ठीक है, अब मॉड को जब ओपन करेंगे यहाँ पर हम, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Sn-L प्लस मॉड ऑफ Sm-L। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन ε/2, इसकी भी लेस देन ε/2, तो होल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? लेस देन ε/2 प्लस ε/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इम्प्लाइज mod of Sn-Sm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव। ये हमारे पास प्रूव हो गया, ये कॉची सीक्वेंस आ गई।
hence Sn इज कॉची सीक्वेंस। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, तो लिखें यहाँ पर कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या लेना है, इफ Sn इज कॉची सीक्वेंस देन टू प्रूव दैट इट इज कन्वर्जेंट, तो हमको प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे कॉची की, ठीक है। कॉची सीक्वेंस की क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट Sn माइनस Sm, ठीक है, Sn माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हम लेंगे। 3 क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की 3 यहाँ पर बनेगी, ठीक है, 3 टर्म्स बनेगी। एक तो ये Sn माइनस Sm बनेगी, अभी एक और बनेगी, ठीक है। क्यों बनेगी अभी हम समझाएंगे, एप्सिलॉन बाई 3 क्यों लिया हमने, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 बन रही थी, यहाँ पर देखिए, एक तो n के लिए हमने निकाला था ये Sn माइनस L, और एक m के लिए, तो एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करके एप्सिलॉन बन जाता। यहाँ पे 3 बनेंगी, इसलिए एप्सिलॉन बाई 3 लिया हमने, ठीक है। कैसे 3 बनेंगे अभी आप समझ जाएंगे। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी हमारे पास कॉची सीक्वेंस है, वो कॉची सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एवरी कॉची सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। अब बाउंडेड क्यों है, क्योंकि अभी हमने क्या प्रूव किया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो क्या है, कॉची है, ठीक है। कन्वर्जेंट है तो कॉची है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है, तो कॉची सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। तो हमारे पास कॉची सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। फिर इसके बाद एक थ्योरम होती है वोल्जेनो-वेस्टेस थ्योरम, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। वोल्जेनो-वेस्टेस थ्योरम यही बोलती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। हमारे पास जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं उनके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उस लिमिट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, ठीक है। अब ये बाउंडेड हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए बाई वोल्जेनो Weierstrass theorem there exists a limit point L, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट L होगा ऑफ Sn जो सीक्वेंस है उसका एक लिमिट पॉइंट भी हमारे पास होगा। एंड अब लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में हमारे पास क्या होंगे, and every neighborhood of and every NBD, ठीक है, and every neighborhood of L, NBD का मतलब क्या है, NBD का मतलब नेबरहुड, ठीक है। और नेबरहुड में L के हमारे पास इन्फिनाइट टर्म्स होंगे, and every neighborhood of L contains infinite नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन हमने लोगों ने पढ़ी थी उसकी लिमिट पॉइंट की, ठीक है। कंटेन्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ Sn किस इंटरवल में होगा, L माइनस एप्सिलॉन कॉमा L प्लस एप्सिलॉन। इस इंटरवल के नेबरहुड में हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए, हम ऊपर वाला यहाँ पर इरेज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी इसके नेबरहुड में। जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट के लिए बाय डेफिनेशन यहाँ पर डेफिनेशन लगा सकते हैं एस एन माइनस, अब एन के लिए तो हो चुका है तो यहाँ पर कोई जनरल टर्म यहाँ पर हम एस के ले लेंगे, ठीक है, एस के माइनस एल, ये भी हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एस के माइनस एल एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल के, ठीक। तो ये बाय डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। नाउ ग्रेटर देन एन, नाउ अब हमको एस एन माइनस एल प्रूव कर देना है, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो ये कन्वर्जेंट की हो जाएगी डेफिनेशन। तो एस एन माइनस एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एस एन माइनस एस एम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, एस एन माइनस एस एम लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा एस एम माइनस एस के हो जाएगा, ठीक है, प्लस एस के माइनस एल हो जाएगा। अब देखिए माइनस एम प्लस एम कैंसिल, माइनस के एस के प्लस का एस के कैंसिल, बचा क्या, एस एन माइनस एल ही तो बचा। तो एस एन माइनस एल को हमने इस फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, तीनों को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम प्लस मॉड ऑफ एस एम माइनस एस के, ठीक है, एस एम माइनस एस के प्लस मॉड ऑफ एस के माइनस एल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एस एन माइनस एस एम ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, एस एम माइनस एस एन माइनस एल, अब एस एन माइनस एस एम के लिए जब ये एप्सिलॉन बाई 3 आ रहा तो इसके लिए भी क्या आएगा, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 आ जाएगा। और एस के माइनस एल के लिए भी हमने ये प्रूव ही किया एप्सिलॉन बाई 3, ठीक है, तो ये भी एप्सिलॉन बाई 3। तो लेस देन अगर तीनों को ऐड करेंगे एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या मिल रहा है, ये मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to m, ठीक। hence Sn is convergent sequence, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, convergent sequence हो जाएगी। therefore we have proved this थ्योरम, ठीक है। इस तरीके से इस थ्योरम का हमने प्रूव कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कॉची सीक्वेंस का क्राइटेरिया क्या होता है कन्वर्जेंस का, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।